हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के वन और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, BeCO3 इज़ केप्ट इन द एटमोसफेयर ऑफ CO2 सिंस इट इज़ थर्मली अनस्टेबल। तो हमें पता है कि बड़ा बड़े के साथ खुश रहता है और छोटा छोटे के साथ। तो CO3 2- बड़ा एनायन है, तो BaCO Ba2+ के साथ इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा BaCO3। और बेरिलियम के साथ, क्योंकि बेरिलियम छोटा कैटायन है और हमारे पास कार्बोनेट बड़ा एनायन है, तो इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो थर्मली अनस्टेबल होगा। तो इसकी बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है इसमें सेकेंड ए में। तो यहाँ पर BeCO3 इज़ केप्ट इन द एटमोसफेयर ऑफ CO2 सिंस इट इज़ थर्मली अनस्टेबल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ब्रेक कर जाएगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो BeCO3 टूट के बनाएगा बेरिलियम प्लस CO2, बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर जब ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है कि CO2 अगर रिलीज़ होगा, तो अगर हम CO2 की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से BeCO3 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमारा जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा ज़्यादा बनने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर BeCO3 फिर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। उसके बाद बेरिलियम इज़ डिजॉल्व्ड इन एल्कली फॉर्मिंग BeOH4 2-। तो बेरिलियम जैसा कि एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि यही एनायन बनाता है BeOH4 2-। अब इसके बाद सी ऑप्शन है BeF2 फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन विद NaF। तो हम देख सकते हैं कि इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा तो BeF4 बन जाएगा। BeF4 के ऐसे चार्ज आएगा 2-, तो हमें बाहर चाहिए होगा 2Na+, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ और Na2BeF4। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स में हम चेक कर सकते हैं कि बेरिलियम गोज़ विद कैटायन, तो ये तो रॉन्ग है। बेरिलियम गोज़ विद द एनायन पार्ट, क्योंकि ये एनायन था और इसमें बेरिलियम है। तो A, B और D ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। इसके बाद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √3h/π। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन बोर ऑर्बिट। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L+1 h/2π इज इक्वल टू √3h/π। h/π से h/π कट जाएगा, और यहाँ पर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा L² + L इज इक्वल टू 12, और इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे L+4 L-3 इज इक्वल टू 0, और इससे L इज इक्वल टू -4,3। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि -4 तो यहाँ पर वैलिड ऑप्शन नहीं हो, कि एजिमुथल क्वांटम नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, या फिर 0 हो सकता है। तो यहाँ पर -4 पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, तो हम +3 को देखते हैं। अब मुझे पता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि n शुड बी ग्रेटर देन 4। अगर मैंने L = 3 लिया और n अगर ग्रेटर देन 4 है, तो मुझे बताना है कि ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम के बारे में मुझे बोलना है कि कौन सा वाला शुड नॉट बी परमिसिबल। नॉट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार गलती हो जाती है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, और n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो वो हमारा आंसर हुआ नॉट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा सही, और सी वाला भी सही होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 4 बन जाएगा, और इसकी वजह से फोर्थ हमारा वैलिड है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि नॉट था। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद फॉर अ रिएक्शन A + B gives 2C, Kc is equal to 1 if the initial concentration of A, B and C are 1 molar,
1 मोलर एंड 2 मोलर, देन एट इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सा सवाल है केमिकल इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 और 2, इसे ब्रेक करते हैं, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2 प्लस 2x। अब हम अगर इक्वेशन लगा दें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ केसी मुझे 1 दिया है तो आ जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मॉड। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 2 प्लस 2x, एक बार मॉड पॉजिटिव के साथ खोल लेता हूँ, 1 माइनस एक्स, यहाँ से मुझे x मिल जाएगा -1/3। तो उसके हिसाब से ये मेरा आएगा 4/3, ये भी 4/3 और ये मुझे मिल जाएगा 2 - 2/3, तो ये भी 4/3। अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूँ, अगर यहाँ पर x-1 खोलूँगा तो मुझे दिख रहा है कि x का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और वो एक वैलिड ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि x मुझे दिख रहा है कि 1 से तो छोटा ही है। तो अब अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि A, B और C की कंसनट्रेशन इक्वल है, फिर उसके बाद A इज़ इक्वल टू 4/3, सो A इज़ इक्वल टू 4/3 है, B इज़ इक्वल टू 2/3 नहीं है, फिर उसके बाद A और C की तो कंसनट्रेशन बराबर है, तो ये भी नहीं है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ClF3, द एक्सियल ClF bond length is larger than equatorial ClF bond length। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर बन जाएगा Cl F और यहाँ F, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें मुझे पता है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती हैं वो ग्रेटर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, अच्छा इस लार्जर देन इक्वेटोरियल, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर कम होता है, इसीलिए तो यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ता है पहले, और इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, वो मैंने यहाँ पर गलत एरो बना दिया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में बोल रहे हैं कि ClF3, ऑल द ClF बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो क्या सारे 90 डिग्री हैं? देखते हैं कि ये तो 90 है, ये 90 है, लेकिन इस और इस F के बीच में जो एंगल है वो 90 नहीं है, और इनफैक्ट वो 180 से भी कम ही होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आएगा, तो F कुछ इस तरफ और ये F कुछ इस तरफ दिखेंगे, तो ये हमारा एंगल होगा, और वो 90 डिग्री तो नहीं है, तो बी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। इन SF4 FSF इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज़ नॉट 120 डिग्री। तो SF4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर F और ये F, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री से तो कम ही होगा, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से, बट 102 डिग्री तो ये होता ही होगा, कि मतलब इतना तो मान ही लेना चाहिए कि कम होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा का, वो डेटा के मतलब याद होने से ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इतना तो मतलब मान ही लेना चाहिए अगर क्वेश्चन अपने आप ही बोल रहा है। अब इसके बाद इन OBR2 द बॉन्ड एंगल इज़ लेस देन OCl2। OBR2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर OBR का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, OBR और BR, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ ये बड़े साइज़ की वजह से रिपल्शन और ये खुल जाएगा, तो इसलिए OBR वाले का बॉन्ड एंगल तो ज़्यादा होगा OCl2 के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। 28th क्वेश्चन हो गया। टाइम ऑफ 75% completion of reaction is thrice the half life in second order reaction। तो सेकेंड ऑर्डर में जो मेरा टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो याद आना चाहिए, 1/A0K, और मुझे निकालना है 75% वो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए, तो ये लिख देता हूँ KT इज़ इक्वल टू 1/,
A-1/A0। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 75% कंप्लीशन के लिए ये हो जाएगा A0/4, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो 3/4 A0, सॉरी 3/A0। और यहाँ से मेरा T आ जाएगा 75% कंप्लीशन के लिए 3/KA0, जो कि T हाफ के कंपैरिजन में थ्राइस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फॉर अ रिएक्शन हुज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, अब यहाँ देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये चीज़ तो गलत है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे बेसिकली डिपेंड ही नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और हमसे करेक्ट पूछा गया है। मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप विल बी ज़ीरो और फ्रैक्शन, ज़ीरो और फ्रैक्शन, ये तो बिल्कुल ही मजाक कर रहे हैं क्या। इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ तो ये सब तो मतलब देख ही लेते हैं, ये तो याद ही रहता है, तो A0/2K होता है। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या इन्वर्सली थोड़ी ना होगा, डायरेक्टली होगा। इन्वर्सली होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है डायरेक्टली। उसके बाद हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इसमें पूछा है कि विच आर करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, सो हाफ लाइफ इज़ obviously independent of the initial amount because half life is ln2/k, so this is obviously correct. The increasing, कुछ तो गलती है, the increasing the temperature half life will decrease। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन भी सही कर देते हैं और आंसर ही बता देंगे, द की जगह ऑन आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाफ लाइफ विल डिक्रीज, तो ठीक है, हाफ लाइफ होती है ln2/k और k होता है A टाइम्स E की पावर माइनस EA/RT, आर्रीनियस कांस्टेंट और ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये यही सब इसमें कांस्टेंट है, तो ये K मेरा रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। और यहाँ पर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे EA/RT डिक्रीज़ होगा, राइट। और जब ये डिनोमिनेटर में होगा कि माइनस साइन की वजह से E जब डिनोमिनेटर में होगा तो उसकी पावर डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल डिनोमिनेटर खुद डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, राइट। सो बी ऑप्शन बी, क्योंकि बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाफ लाइफ विल डिक्रीज़, तो अगर के की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी तो हाफ लाइफ ऑब्वियसली डिक्रीज़ ही होगी। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ C14 इन CO2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट C14 इन C6H12O6। ये चीज़ की पता नहीं किस टाइप का मजाक कर रहा है, जब वो C14 ही एक हमारे पास वो सेम मटेरियल है और वो सेम ही आइसोटोप है कार्बन का, तो उसकी तो हाफ लाइफ सेम ही होगी, तो ऑप्शन सी तो गलत है। हाफ लाइफ ऑफ U235 एंड U238 आर डिफरेंट, तो ठीक है, डिफरेंट आइसोटोप्स, सो डिफरेंट हाफ लाइफ, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के ए, बी और डी, सो यही मेरे वो थे वन और मोर देन करेक्ट वाले क्वेश्चंस, मतलब मेरे क्या AITS के थे। इसके बाद अगली वीडियो में न्यूमेरिकल आंसर टाइप करेंगे।